अकबर और बीरबल की 1 रुपया और 100 रुपया पर। 1 रुपया और 100 रुपए। एक दिन सुबह सुबह अकबर का दरबार सजा हुआ था। तोपें गूंज चुकी थी। महलों की खिड़कियों से सूरज की रोशनी चमक रही थी और दरबार में रौनक का माहौल था। मंत्री, दरबारी, सिपाही और दरबार के विदूषक सब अपनी अपनी जगह बैठे थे। अकबर मिजाज में खुश थे। उन्होंने अभी अभी फलों की थाली से मीठे आम खाए थे और अब वो सबकी ओर मुस्कुराते हुए बोले, आज दरबार में कुछ नया होना चाहिए। रोज मुग्ध में और झगड़े सुनते सुनते मन ऊब गया है। इतना सुनते ही कई मंत्री और दरबारी खुशामद में लग गए। जहां पनाह, आप तो सूरज के समान हैं, जिसकी रोशनी से हम सबको जीवन मिलता है। महाराज, आपके जैसे राजा की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अकबर मुस्कुरा रहे थे, मगर तभी उनकी निगाह बीरबल पर गई। बीरबल चुपचाप बैठे थे, हंस नहीं रहे थे, नहीं किसी तरह की चापलूसी कर रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, तुम इतने गंभीर क्यों बैठे हो? कुछ सुनाओ, कुछ नया बताओ। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, आपकी हुकूमत में इतना कुछ हो रहा है कि रोज नया ही है। लेकिन अगर आप चाहें तो आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखा सकता हूं जो शायद ही आपने कभी सोचा हो। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वाह, तो फिर देर किस बात की? हमें हंसाओ, चौंकाओ या परख लो। बीरबल उठ खड़े हुए और बोले, महाराज, मैं आपको एक अजीब खेल दिखाना चाहता हूं। इस खेल में 1 रुपया और 100 रुपया दोनों बराबर हो जाएंगे। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। 1 रुपया और 100 रुपया बराबर? ये कैसे हो सकता है? शायद बीरबल फिर कोई चालाकी दिखाने वाले हैं। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, अगर तुम ये साबित कर दो तो मैं तुम्हें सोने से तोल दूंगा, लेकिन अगर न कर पाए तो दंड भी मिलेगा। बीरबल हंसते हुए बोले, मंजूर है महाराज। अगले ही दिन बीरबल अकबर को अपने साथ शहर के बाजार ले गए। भीड़ भाड़ वाला इलाका था। दुकानदार ऊंची आवाज में ग्राहकों को बुला रहे थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, ध्यान से देखिए, मैं यहां 1 रुपया और 100 रुपया को बराबर कर दूंगा। उन्होंने सबसे पहले एक गरीब सब्जी वाले को बुलाया। भाई, ये लो 1 रुपया और मुझे 2 किलो टमाटर दे दो। सब्जी वाले ने खुशी खुशी टमाटर दे दिए। फिर बीरबल एक अमीर मिठाई वाले के पास गए। भाई, ये लो 100 रुपए और मुझे 2 किलो जलेबी दे दो। मिठाई वाले ने भी मुस्कुराकर जलेबी दे दी। अब बीरबल अकबर की ओर मुड़े और बोले, महाराज, देखिए, 1 रुपया देकर भी मुझे 2 किलो सामान मिला और 100 रुपए देकर भी मुझे 2 किलो सामान ही मिला। तो क्या दोनों बराबर नहीं हो गए? पूरा दरबार, जो साथ आया था, हंस पड़ा। अकबर भी हंसते हंसते बोले, बीरबल, ये तो शब्दों का खेल है, मगर इसमें गहराई है। अगले दिन दरबार में इस विषय पर चर्चा छिड़ गई। एक दरबारी बोला, महाराज, 1 रुपया और 100 रुपया कैसे बराबर हो सकते हैं? 100 रुपए तो 100 गुना बड़े हैं। बीरबल ने कहा, नहीं दरबारी जी, कीमत वस्तु की जरूरत से तय होती है, रुपए की गिनती से नहीं। उन्होंने उदाहरण दिया, अगर किसी प्यासे को रेगिस्तान में एक घूंट पानी चाहिए और कोई उसे 100 रुपया दे दे तो उस समय 100 रुपए भी व्यर्थ है। लेकिन अगर वही प्यासा किसी को 1 रुपया देकर पानी ले आए तो वही 1 रुपया उसके लिए 100 रुपए से भी बढ़कर है। दरबारियों ने कहा, वाह, सही कहा बीरबल ने। मगर अकबर को अभी भी संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें सुनने में मीठी लगती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसे मेरे सामने किसी और तरह से भी साबित करो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है महाराज, मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां ये राज खुद ब खुद खुल जाएगा। कुछ दिन बाद बीरबल अकबर को शहर के एक पुराने मंदिर ले गए। वहां पर गरीब और अमीर दोनों चढ़ावा चढ़ाने आते थे। एक गरीब औरत आई। उसने केवल 1 रुपया भगवान के सामने रखा और आंसुओं से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरे बच्चे भूखे हैं, कृपया दया करना। यही मेरा सब कुछ है।
फिर एक धनी व्यापारी आया। उसने 100 रुपए भगवान के सामने रखे और बड़े गर्व से बोला, हे प्रभु, ये तो मेरे खजाने का बहुत छोटा हिस्सा है, इसे स्वीकार करना। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, सोचिए, किसका रुपया भगवान के लिए ज्यादा मूल्यवान है, गरीब का 1 रुपया या अमीर का 100 रुपया? अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, बीरबल, गरीब का 1 रुपया ही असली 100 रुपए है, क्योंकि उसने सब कुछ दे दिया। अब बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही मेरा तर्क है। 1 रुपया और 100 रुपया बराबर तब हो जाते हैं जब उनमें भावनाएं, परिस्थितियां और जरूरतें जुड़ जाती हैं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि वाकई अनमोल है। तुमने हमें सिखाया कि असली कीमत रकम की नहीं, भावना और परिस्थिति की होती है। लेकिन तभी दरबार का विदूषक बोल पड़ा, महाराज, अगर ऐसा है तो आज से हमें वेतन भी 1 रुपया ही दीजिए। हम उसे 100 रुपए बराबर मान लेंगे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने नकली गुस्से में कहा, चुप, नहीं तो सचमुच तुम्हारा वेतन 1 रुपया कर दूंगा। कहानी का मोरल, असली कीमत रुपए की गिनती में नहीं होती, बल्कि उस समय की जरूरत और भावनाओं में होती है। कभी कभी गरीब का छोटा सा त्याग अमीर के बड़े दान से भी बड़ा हो जाता है। बीरबल और नकली सिक्का, अकबर का दिमागी खेल। सुबह का समय था। आगरा का किला सुनहरी धूप में नहा रहा था। शाही बगीचे में मोर नाच रहे थे और दरबार हमेशा की तरह सज-धज कर तैयार था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और चारों तरफ दरबारी कतार में बैठे थे। सबको लग रहा था कि आज कुछ खास होने वाला है, क्योंकि अकबर के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। मंत्री, अकबर ने कहा, आज मैं सबकी समझदारी की परीक्षा लेना चाहता हूं। दरबार में सबको ऐसा काम दिया जाए जो सबसे चालाक और बुद्धिमान आदमी ही हल कर सके। वजीर चौंक गए। हुजूर, कौन सा काम? अकबर ने जेब से एक सुनहरा सिक्का निकाला और सबको दिखाया। यह है शाही खजाने का सबसे अनमोल सिक्का। लेकिन इसमें एक राज है। इनमें से एक सिक्का नकली है। जो इसे ढूंढ लेगा वही हमारा सबसे बड़ा बुद्धिमान होगा। दरबार में हलचल मच गई। सबको लगने लगा कि यह आसान होगा। अकबर ने 5 सिक्के एक थाल में रखे। इनमें से एक नकली है। जिस किसी ने इसे पहचान लिया उसे मैं सोने से तौल दूंगा। पहला दरबारी आगे आया। उसने सिक्के उठाए, ध्यान से देखे, काट कर देखा, यहां तक कि चाट भी लिया। जहांपनाह, ये सब असली लगते हैं, उसने कहा। दूसरा दरबारी आया। उसने सिक्कों को कान से बजाकर सुना। हुजूर, इन सब की आवाज एक जैसी है। मैं कहूंगा कि ये सब असली है। अकबर मुस्कुराए, गलत। इनमें से एक नकली है। दरबारियों के माथे पर पसीना आ गया। अब सबकी नजरें बीरबल पर थी। बीरबल मुस्कुराते हुए उठे। जहांपनाह, मुझे ये सिक्के थोड़ी देर के लिए दीजिए। उन्होंने 5 सिक्के हाथ में लिए और ध्यान से देखने लगे। फिर धीरे धीरे उन्हें उछाला, गिरने की आवाज सुनी, वजन महसूस किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोच रहे थे कि बीरबल कोई अनोखा करतब दिखाएंगे। फिर बीरबल ने एक सिक्का उठाकर अकबर को दिया। जहांपनाह, यही नकली है। अकबर मुस्कुराए। तुमने ये कैसे जाना? बीरबल ने सबको समझाया। जहांपनाह, इन 5 में 4 सिक्कों पर शाही टकसाल की एकदम साफ मुहर थी। लेकिन एक सिक्के की मुहर थोड़ी तिरछी थी और उसके किनारे बाकी सिक्कों से थोड़े घिसे हुए थे। ये जरूर नकली है। अकबर ने खुद सिक्का देखा। बीरबल सही थे। वाह बीरबल, तुमने कमाल कर दिया। दरबार के इतने समझदार लोग इसे न पहचान सके और तुमने पल भर में भेद खोल दिया। दरबार में तालियां गूंजने लगी। अकबर बोले, लेकिन बीरबल, खेल यही खत्म नहीं होता। ये सिक्का मैंने खुद नकली बनवाया था। मैं देखना चाहता था कि किसकी नजर सबसे तेज है। लेकिन अब मैं तुमसे एक और मुश्किल सवाल पूछूंगा। बीरबल मुस्कुराए। आदेश दीजिए।
जहांपना। अकबर ने कहा, अगर ये सिक्का नकली है तो मुझे बताओ कि ये किसने बनाया और क्यों। अब मामला और कठिन हो गया। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। बीरबल ने सिक्के को फिर से देखा। जहांपना, ये टकसाल ने बना सिक्का नहीं है, इसे किसी सुनार ने बनाया है। इसके किनारों पर हथौड़े के निशान हैं, और अगर ये सुनार का काम है तो उसे बनाने का आदेश भी किसी ने दिया होगा। बीरबल ने पहरेदारों से कहा, शहर के सुनारों को बुलवाइए। थोड़ी देर में कई सुनार दरबार में आए। बीरबल ने सबको सिक्का दिखाया और पूछा, ये सिक्का किसने बनाया? एक बूढ़ा सुनार डरते डरते आगे आया। हुजूर, ये मैंने बनाया था, लेकिन ये सिक्का किसी चोर ने मुझसे जबरन बनवाया था, ताकि वो शाही खजाने में असली सिक्के की जगह बदल सके। दरबार में शोर मच गया। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया कि शहर में उस चोर की तलाश की जाए। थोड़ी देर में सिपाही उसे पकड़ लाए। चोर रोने लगा, हुजूर, मैंने मजबूरी में ऐसा किया। मुझे कर्ज चुकाना था, इसलिए मैंने खजाने से असली सिक्का चुराकर ये नकली रख दिया। अकबर गुस्से में बोले, तुझे मौत की सजा मिलेगी। लेकिन बीरबल आगे आए। जहांपनाह, इसे सजा जरूर दे, लेकिन मौत की नहीं। इसे शहर की सफाई का काम सौंप दीजिए, ताकि ये समाज की सेवा कर सके और अपनी गलती का प्रायश्चित कर सके। अकबर ने सिर हिलाकर हामी भर दी। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल, तुमने न केवल नकली सिक्का पहचाना, बल्कि चोर को भी पकड़वाया। तुम सच में हमारे दरबार के सबसे बुद्धिमान हो। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल, वाह। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, नकली सिक्के की तरह झूठ भी ज्यादा देर तक छिपा नहीं रह सकता। सच हमेशा चमककर सामने आ ही जाता है। मोरल, झूठ और धोखा ज्यादा दिन नहीं टिकते। सही नजर और बुद्धि हमेशा सच को पहचान लेती है। दरबार में आया अजीब जादूगर बीरबल ने सबको चौंकाया। सूरज की किरणें लाल किले के संगमरमर पर सुनहरी परछाइयां बना रही थी। अकबर का दरबार अपनी रौनक पर था। दरबारी हंसी मजाक कर रहे थे, सिपाही कतार में खड़े थे और वजीर किसी नए आदेश पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक संदेशवाहक दौड़ता हुआ आया। जहांपनाह, वो हाफता हुआ बोला, शहर में एक अजीब जादूगर आया है। लोग कहते हैं कि वो असंभव को संभव कर देता है और सबका दिमाग पढ़ लेता है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। ओह, ये तो मजेदार होगा। बुलाओ उसे दरबार में, देखो क्या कर सकता है वह। दरबार में उत्सुकता फैल गई। सब इंतजार करने लगे कि ये कैसा आदमी होगा। दरबार के बड़े दरवाजे खुले और एक लंबा सा आदमी अंदर आया। काले रेशमी कपड़े, सुनहरी कढ़ाई, हाथ में चमकती छड़ी, आंखों में अजीब सी रहस्यमयी चमक। उसने झुककर सलाम किया। सलाम जहांपनाह, मैं हूं शहजाद, दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर। मैं यहां आया हूं आपको और आपके दरबार को चमत्कृत करने। अकबर मुस्कुराए, तो दिखाओ हमें अपना कमाल। लेकिन याद रखो, हमारे पास बीरबल भी है। उनका दिमाग तुम्हारे हर जादू का भेद खोल सकता है। दरबारियों ने तालियां बजाईं। कुछ हंसे, कुछ उत्सुक हो गए। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई। मुझे एक तलवार चाहिए, उसने कहा। एक सिपाही ने तलवार आगे बढ़ाई। जादूगर ने तलवार हवा में उछाली और सबके सामने वो गायब हो गई। दरबार में हलचल मच गई। अरे, ये कैसे हुआ? तलवार सच में गायब हो गई। अकबर भी चौंक गए। बीरबल, ये कैसे किया उसने? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कुछ पल चुपचाप चारों ओर देखा, फिर एक खंभे के पास गए। जहांपनाह, ये देखिए। सबने देखा, तलवार खंभे के पीछे एक पतली रस्सी से लटक रही थी। बीरबल हंस पड़े। जादूगर ने हमें सिर्फ धोखा दिया है। उसने रस्सी से तलवार खींच ली ताकि लगे कि गायब हो गई। जादूगर का चेहरा उतर गया। दरबार में हंसी छूट गई। जादूगर बोला, ये तो छोटा खेल था। अब देखिए मेरा असली जादू। मैं आपके दरबारियों के मन की बात बताऊंगा।
वो एक एक दरबारी की ओर इशारा करने लगा। तुम्हें कल रात नींद नहीं आई क्योंकि तुम्हारी पत्नी गुस्से में थी। तुमने बाजार से चुपके से महंगा कपड़ा खरीदा। तुमने अपने दोस्त को कर्ज नहीं लौटाया। दरबारी हैरान रह गए। सब सच था। अकबर बोले, वाह, ये तो सच में मन पढ़ लेता है। लेकिन बीरबल शांत बैठे थे। जहां पनाह, बीरबल बोले, ये मन नहीं पढ़ रहा, चालाकी कर रहा है। ये पिछले 3 दिन से आगरा में घूम रहा है। इसने सबकी बातें सुन ली और अब उन्हें हमारे सामने कह रहा है। जादूगर चौंका। तुमने ये कैसे जाना? बीरबल हंसे, क्योंकि तुमने कहा कि मैं भूखा हूं। लेकिन मैं दरबार आने से पहले हलवा खाकर आया हूं। असली मन पढ़ने वाला कभी गलती नहीं करता। अकबर ठाका लगाकर हंस पड़े। दरबारियों ने भी तालियां बजाई। अब जादूगर को गुस्सा आ गया। ठीक है, वो बोला, अब मैं ऐसा करतब दिखाऊंगा कि सब दंग रह जाएंगे। मैं मिट्टी को सोने में बदल दूंगा। अकबर बोले, अगर तुमने सच में ये कर दिखाया तो मैं तुम्हें सोने से तौल दूंगा। जादूगर ने मिट्टी की एक मुट्ठी ली, कुछ मंत्र पढ़े और हाथ खोला। उसमें चमचमाता सोने का सिक्का था। दरबार में कोलाहल मच गया। वाह, ये तो सचमुच सोना बन गया। लेकिन बीरबल ने सिक्का उठाया, ध्यान से देखा और बोले, जहांपनाह, ये सिक्का नया नहीं, पुराना है। ये अपने कपड़ों में पहले से कई सिक्के छुपाकर लाया था। मिट्टी में छुपाकर बस अदला अबदली कर दी। बीरबल ने जादूगर के कपड़े की जेब टटोली। वहां कई वैसे ही पुराने सिक्के मिले। अकबर गुस्से में बोले, तुम हमारे दरबार को बेवकूफ बना रहे थे। बीरबल बोले, जहांपनाह, इसे सजा न दे, इसे यहां रहने दे, लेकिन चेतावनी दे कि अब ये अपने हुनर से सिर्फ मनोरंजन करेगा, धोखा नहीं देगा। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। जादूगर शर्मिंदा हुआ और बोला, बीरबल, आज मैंने समझा कि असली ताकत बुद्धि में है, छल में नहीं। मैं अब सच में कला सीखूंगा और लोगों को हंसी खुशी दूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली जादू वही है जो ज्ञान और ईमानदारी से किया जाए। धोखे से पाई शोहरत टिकती नहीं, लेकिन मेहनत से पाई इज्जत हमेशा रहती है। पूरा दरबार गूंज उठा। वाह बीरबल, वाह। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और उस दिन दरबार में एक नई सीख जुड़ गई। बुद्धि सबसे बड़ा जादू है। अकबर का आदेश, दरबार में बिना कपड़ों के आओ। बीरबल का हल, आगरा का किला उस सुबह भी अपनी शान पर था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, कबूतर उड़ रहे थे और दरबार में चहल पहल थी। लेकिन अकबर के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। वो आज कुछ नया करने के मूड में थे। मंत्री, अकबर ने कहा, आज दरबार में कुछ अनोखा होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सबकी अक्ल का इम्तिहान हो। मंत्री चौंके। हुजूर, आपका मतलब? अकबर हंसते हुए बोले, आज मेरा हुक्म है कि कल सुबह सभी दरबारी दरबार में बिना कपड़ों के आए। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। कुछ दरबारी तो हंसी रोकने लगे, कुछ के चेहरे लाल पड़ गए। जहांपनाह, ये कैसा आदेश है? वजीर ने डरते डरते पूछा। अकबर बोले, ये आदेश है। जो भी इसका पालन नहीं करेगा उसे दरबार से निकाल दिया जाएगा। दरबारियों में खुसर पुसर मच गई। कोई कहे, ये कैसे हो सकता है? कोई कहे, अगर हम सच में ऐसे आ गए तो लोग हंसेंगे। सिर्फ बीरबल शांत थे। दरबार खत्म होने के बाद सब दरबारी बाहर आए और आपस में चर्चा करने लगे। हम क्या करें? ये तो असंभव है। जहांपनाह मजाक कर रहे होंगे। लेकिन अगर मजाक नहीं है तो? हर कोई उलझन में था। मंत्री बोले, देखो, बीरबल हमेशा अकबर की मुश्किलों का हल निकालते हैं। देखते हैं कल वो क्या करते हैं। बीरबल घर आए। उनकी पत्नी चिंतित थी। आप सच में बिना कपड़ों के जाओगे? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह के आदेश का पालन करना होगा, लेकिन दिमाग से न कि मूर्खता से। उन्होंने पूरी रात कुछ सोचते हुए बिताई। सुबह उन्होंने अपना खास घोड़ा सजाया,
अपने सेवक को बुलाया और बोले, आज देखना, पूरा दरबार दंग रह जाएगा। सुबह दरबार सजा हुआ था। सभी दरबारी अजीब स्थिति में थे। कोई मोटे कपड़े पहनकर आया था ताकि कपड़े न दिखें, कोई डरते डरते आया। अकबर ने देखा कि ज्यादातर दरबारी आदेश का पालन नहीं कर पाए थे। अचानक दरवाजे पर आवाज आई, घोड़े की टापों की आवाज। बीरबल अंदर आए, लेकिन उन्होंने कुछ अजीब पहन रखा था। वे मोटे सा कपड़ा पहने थे जिस पर लिखा था, ये कपड़ा नहीं है। पूरा दरबार हंसी से फट पड़ा। अकबर भी हैरान रह गए। बीरबल, ये क्या है? बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, आपने कहा था कि बिना कपड़ों के आओ। मैंने वही किया जो मैं पहने हूं। वो कपड़ा नहीं, सिर्फ एक संदेश है, और आपके आदेश का पालन भी हो गया। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर अपनी हंसी रोक न पाए। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने आदेश का पालन भी किया और सबको हंसाया भी। लेकिन यह ख्याल तुम्हें आया कैसे? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, आपका आदेश कठिन था लेकिन असंभव नहीं। मैंने सोचा कि आदेश का पालन ऐसे होना चाहिए कि शराफत बनी रहे और कोई मजाक न बने। इसलिए मैंने पहन लिया कपड़ा, लेकिन उस पर लिख दिया कि यह कपड़ा नहीं है, ताकि आदेश भी टूटे नहीं और इज्जत भी बची रहे। अकबर ने सराहना में सिर हिलाया। बाकी दरबारियों को शर्मिंदगी हुई। हमने तो हिम्मत ही छोड़ दी थी। एक ने कहा, बीरबल का दिमाग हमेशा सबसे अलग चलता है। दूसरे ने कहा। अकबर हंसते हुए बोले, तुम सबको बीरबल से सीखना चाहिए। कठिन आदेश को भी बुद्धिमानी से निभाना ही असली परीक्षा है। मोरल, अकबर ने बीरबल को इनाम दिया। बीरबल ने दरबार को समझाया, जहांपनाह का आदेश कभी मजाक नहीं होता, लेकिन उसका पालन केवल दिमाग से ही किया जा सकता है। जो डर में हार मान ले, वो कभी जीत नहीं सकता। सही हल वही निकाल सकता है जो शांति से सोचे। पूरा दरबार गूंज उठा। वाह बीरबल, वाह! उस दिन से दरबारियों ने सीख लिया कि चाहे आदेश कितना भी मुश्किल क्यों न हो, अगर बुद्धि और साहस से सोचा जाए तो हल जरूर निकलता है। मोरल, कठिन परिस्थिति में घबराने के बजाय समझदारी से काम लेना ही असली जीत है। दरबार में चोरी होने पर बीरबल का अनोखा खुलासा। दिल्ली का दरबार उस दिन पहले से ज्यादा हलचल में था। अकबर के महल में अचानक खबर आई, राजा के खजाने से एक बहुमूल्य अंगूठी गायब हो गई थी। अकबर की आंखों में गुस्सा और उलझन दोनों झलक रहे थे। बीरबल, ये क्या हो रहा है? हमारे खजाने में चोरी कैसे हो सकती है? सभी मंत्री और दरबारी सन्नाटे में खड़े थे। चारों ओर फुसफुसाहट फैल गई। अरे, अब बीरबल को कुछ करना होगा। बीच में बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए, मैं इस चोरी का अनोखा खुलासा अगले 7 घंटे में कर दूंगा। अकबर ने घड़ी देखी और कहा, अगर तुम इसे ढूंढ नहीं पाए तो तुम्हारे लिए कठिन परिणाम होंगे। बीरबल। बीच दरबार में बीरबल ने खजाने के पास खड़े सभी दरबारी और 4 मुख्य मंत्री चंद्रभान, हरिओम, गोपाल और राजेंद्र को इकट्ठा किया। बीरबल ने कहा, चोरी केवल चोरी करने वाले के डर और चालाकी से नहीं पकड़ाई जाती। सच्चाई को समझने के लिए हमें दिमाग, सूझबूझ और धैर्य लगाना होगा। बीच में अकबर ने पूछा, तो बीरबल, तुम कैसे पता लगाओगे कि अंगूठी कौन ले गया? बीच में बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, इसका हल बहुत सरल और अनोखा है। चलिए देखते हैं। चारों मंत्री अब अपनी चालाकी दिखाने लगे। चंद्रभान डर दिखाने लगा कि अगर उसे दोषी मान लिया गया तो उसका जीवन खतरे में है। हरिओम झूठ बोलकर अपना बचाव कर रहा था। गोपाल दूसरों को उलझाने की कोशिश कर रहा था। राजेंद्र केवल दिखावे में लगा रहा, सोचने की कोशिश नहीं की। बीच में बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, दिखावे और डर में उलझने से कोई चोरी नहीं पकड़ सकता। केवल सूझबूझ और ध्यान से ही सच्चाई सामने आती है। बीच में बीरबल ने दरबार में कहा, चोरी किसी ने नहीं की,
बल्कि ये दरबारियों के बीच भ्रम पैदा करने के लिए रखा गया। हम सभी सोचते हैं कि चोरी हुई, लेकिन असली उद्देश्य केवल ये था कि सभी को डर और शक में उलझा दिया जाए। अकबर हक्का बक्का रह गए। तो अंगूठी? उन्होंने पूछा। बीरबल मुस्कुराए। अंगूठी सुरक्षित है। मैंने इसे एक विशेष तिजोरी में, जो केवल मेरे ज्ञान और धैर्य से खोली जा सकती थी, सुरक्षित रखा था। सच यह है कि कोई भी इसे चुरा नहीं सकता था। बीच में चारों मंत्री अब शर्मिंदा हो गए। चंद्रभान बोला, हमने डर दिखाया, पर असली चाल नहीं समझी। हरिओम बोला, हमने झूठ बोला, पर वास्तविकता नहीं देखी। गोपाल बोला, हमने दूसरों को भ्रमित किया, पर खुद फंस गए। राजेंद्र बोला, हमने दिखावा किया, पर बुद्धि का उपयोग नहीं किया। बीच में बीरबल मुस्कुराए। सही, यही सीख है। दिखावा और डर केवल भ्रम पैदा करते हैं। असली मूल्य धैर्य, समझ और बुद्धि में है। बीच में विदूषक हंसते हुए बोला, महाराज, अगर ये चार मंत्री फिर कोई चाल चलाए तो हमें बुलाइए, हम भी देखेंगे, पॉपकॉर्न लेकर। दरबार में ठाके गूंज उठे। बीच में बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, सही समय और बुद्धि ही हर रहस्य सुलझाती है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि केवल चालाकी, डर और दिखावे से सम्मान नहीं मिलता। समझदारी और धैर्य ही असली शक्ति है। 1. धैर्य और बुद्धि, दिखावा, डर या झूठ से कोई समस्या हल नहीं होती। 2. सच्चाई का मूल्य, हर चीज का असली मूल्य समझ और धैर्य में छुपा है। 3. ईमानदारी और सूझबूझ, केवल चालाकी दिखाने से सम्मान नहीं मिलता। 4. हास्य में सीख, मजेदार घटनाओं और खेल खेल में भी सीख मिलती है। अकबर और 3 तिकड़मी व्यापारी बीरबल की मजेदार चाल। दिल्ली का दरबार उस दिन पहले से ज्यादा हलचल में था। अकबर के महल में आज कुछ अजीब होने वाला था। 3 व्यापारी, राघव, भास्कर और दीपक, पूरे शहर में अपनी चालाकी और फरेब के लिए प्रसिद्ध थे। इन तीनों ने अकबर के दरबार में आकर कहा, महाराज, हम तीनों में से कोई सबसे बड़ा व्यापारी है, हमारी बुद्धि और चालाकी का परीक्षण करें। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, इन तीनों तिकड़मी व्यापारियों की चालाकी को परखो। जो सबसे चालाक नहीं बल्कि सबसे समझदार हो, वही सम्मान पाएगा। बीच बीच में दरबार में हंसी ठहाके गूंजने लगे। अरे, अब बीरबल क्या करेंगे? ये तीनों बड़े चालाक हैं। राघव अपने महंगे कपड़े और झाड़ फुआड़ से दिखावा करता। भास्कर झूठ बोलकर और दूसरों को भ्रमित कर खुद को बड़ा दिखाने लगा। दीपक चालाकी और फरेब से दूसरों की निगाहों को मोड़ने लगा। बीच बीच में अकबर बोले, बीरबल, ये तीनों तो पूरा दरबार उलझा रहे हैं। बीच बीच में बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, ये केवल शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। बीच में बीरबल ने तीनों व्यापारी को दरबार के बीच बुलाया। तुम तीनों अपनी सबसे कीमती वस्तु मुझे दिखाओ। तीनों व्यापारी तुरंत अपने अपने बैग खोले। राघव सोने की अंगूठी, भास्कर चमकदार हीरे, दीपक महंगी रेशमी चादर। बीच में बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अब इन वस्तुओं में से मैं ये बताऊंगा कि कौन वस्तु सबसे अनमोल है। तीनों व्यापारी हक्के बक्के रह गए। कैसे बताएंगे बीरबल? सब हमारे लिए अनमोल है। बीच में बीरबल ने कहा, सच्चा मूल्य दिखावे और चमक में नहीं, बल्कि वास्तविक उपयोग और ईमानदारी में होता है। जो वस्तु केवल दिखावे के लिए रखी जाती है, वो अनमोल नहीं हो सकती। बीच में उन्होंने सोने की अंगूठी, हीरे और रेशमी चादर उठाई और कहा, इनमें से कौन सबसे अनमोल है, ये मैं नहीं, तुम्हारे कर्म और ईमानदारी बताएंगे। तीनों व्यापारी हैरान हो गए। कैसे? हम तो सोच रहे थे कि चमक दिखाएंगे और अकबर खुश होंगे। बीच में बीरबल मुस्कुराए। देखो, असली अनमोल वही है जो दूसरों के लिए काम आए और जिसका मूल्य केवल दिखावे में नहीं, बल्कि उपयोग
और समझ में छुपा हो। बीच में बीरबल ने तीनों व्यापारी से पूछा, यदि तुम इस वस्तु को किसी गरीब को दो तो क्या वो तुम्हारे लिए सम्मान बढ़ाएगा? राघव चुप हो गया। भास्कर झूठ बोलने लगा। दीपक समझा कि केवल दिखावे में मूल्य नहीं है। बीच बीच में बीरबल मुस्कुराए। जो वस्तु केवल अपने लिए है वो अनमोल नहीं है, जो दूसरों के लिए उपयोगी है वही असली अनमोल है। तीनों व्यापारी शर्मिंदा हो गए। हमने दिखावा किया पर सच्चाई नहीं समझी। विदूषक हंसते हुए बोला, महाराज, ये तीनों व्यापारी फिर अपनी चाल दिखाए तो हमें बुलाइए, हम भी देखेंगे पॉपकॉर्न लेकर। दरबार में ठाके गूंज उठे। बीच बीच में बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, सही समय पर समझ और बुद्धि ही असली मूल्य दिखाती है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि चालाकी और दिखावा से नहीं बल्कि सच्चाई, धैर्य और समझदारी से सम्मान मिलता है। मोरल 1, सच्ची बुद्धि केवल चालाकी और दिखावे में नहीं बल्कि समझ और ईमानदारी में होती है। 2, अनमोल वस्तु वह जो दूसरों के लिए उपयोगी और लाभकारी हो। 3, ईमानदारी और साझा भलाई केवल अपने लिए मूल्य दिखाने से सम्मान नहीं मिलता। 4, हास्य और सीख मजेदार घटनाओं से भी सीखने का मौका मिलता है। अकबर का फरमान, सबको एक दिन के लिए राजा बनना होगा। फतेहपुर सीकरी का आंगन उस सुबह किसी त्योहार से कम नहीं लग रहा था। तख्त पर अकबर की मुद्रा थोड़ी गंभीर, थोड़ी खिली हुई थी। आज का फरमान सुनाने के लिए वे उठे और पूरे दरबार की ओर बोले, सुनो सब लोग, कल के दिन पूरे राज्य में एक अनोखा नियम लागू होगा। हर नागरिक, नौकर चाकर, दुकानदार, किसान, सैनिक, मंत्री, सबको एक दिन के लिए राजा बनने का मौका मिलेगा। तुम सबको राजा की इज्जत, सिंहासन की गरिमा और तख्त की जिम्मेदारी दी जाएगी। पर याद रहे, राजा वही है जो न्याय दे और जिम्मेदारी उठाए। दरबार में हड़कंप मच गया। कुछ लोग तो हंसी में टूट पड़े, कुछ ने सर पकड़ा और कुछ डर के मारे कांप उठे। बीरबल, जो अकबर के बगल में चुपचाप बैठे थे, मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, ये प्रयोग बड़ा रोचक होगा। लोग राजा की शक्ति का स्वाद चखेंगे और शायद जनता के दिल को समझ पाएंगे। पर आप बताइए कि क्या मुझसे इस पूरे काम की व्यवस्था करने का साहस होगा? अकबर ने आंखें चमकाई। बीरबल, तेरी सूझबूझ पर पूरा राज्य निर्भर है। मैं चाहता हूं कि कल सुबह तुम हर जिले के सामने जाकर ये व्यवस्था लागू करो। और हां, जो भी राजा बनेगा उसे ये तय करना होगा कि वो एक दिन में कौन सा न्याय करेगा और किस तरह से लोगों की परेशानियां सुनेगा। बीरबल ने तख्त पर झुककर कहा, जहांपनाह, मैं ये आदेश पूरे राज्य में फैलाऊंगा, पर एक शर्त भी रखूंगा। हर राजा को एक सामान्य नागरिक की सलाह लेने के लिए 3 घंटे बिताने होंगे, तभी वो अपने सिंहासन पर निर्णय देगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, और जो व्यक्ति ये नियम तोड़े उसे भी जनता के सामने जवाबदेह ठहराया जाएगा। अगले ही दिन सुबह सवेरे हर गांव, कस्बा और शहर स्टार्टर की तरह चहल पहल से भर गया। जहां पहले किसान अपने हल ढोते थे, वही अब कुछ किसान बड़े तख्त पर बैठे, सिर पर कपड़ा, कंधे पर नाजुक तकिया और हाथों में लाठी की जगह राजसी स्टाफ। शहर की हाट बीच में दुकानदारों के पास अब नए नए राजाओं की कतारें लग गई। एक ने तो तुरही बजा दी तो दूसरे ने शान से पगड़ी बांधी। लेकिन चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ी, कई मजेदार और चौंकाने वाले दृश्य सामने आए। मामूली राजा, बड़ा फैसला। एक छोटे से गांव में, जहां हमेशा से एक बूढ़ी विधवा अपने घर खर्च के लिए बुनाई करती थी, वही अचानक वो विधवा राजा बनकर बैठी। उसे देखकर सभी सहमे, पर उसने मुस्कुराकर कहा, आज मैं राजा हूं और मैं सामूहिक अनाज वितरण का फैसला करूंगी। उसने उन 3 घंटे में गांव के सबसे गरीब परिवारों की गिनती की और तय किया कि कल से हर घर को चंदे से कुछ अनाज दिया जाएगा।
उसने छोटे छोटे किसानों से कहा कि वे कुछ अनाज बाजार में बेचकर बांट दें। पर जब उसे कुछ अमीर जमींदारों ने चुनौती दी, हम अपनी अनाज क्यों दें, तो वो मजबूती से खड़ी रही और बोली, अगर तुम एक दिन के राजा हो तो तुम्हें भी ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उसके साहस और साधारण बुद्धि ने गांव में आत्मीयता लौटा दी। शहर के एक बड़ा सा व्यापारी जो हमेशा माल महंगा बेचता था, आज राजा बना। उसने तय किया कि मेले में कोई भी आवश्यक सामग्री उसकी मर्जी से महंगी नहीं बेचेगा। सबको समान व्यापार नियम अपनाने होंगे। पहले तो कुछ विरोध हुए, पर व्यापारी ने लोगों से कहा, मैं भी जनता की तरह हूं। आज जब मैं राजा बनकर ये नियम लागू कर रहा हूं, तो कल जब मैं फिर से व्यापारी बनूंगा तो मुनाफे का लालच कम कर दूंगा। इस छोटे फैसले से बाजार में ईमानदारी का माहौल बना। मंत्री बने किसान, कानून में नम्रता। एक मंत्री जो हमेशा ऊंचा सिर रखकर आते थे, आज किसान के घर गए और उनकी दिहाड़ी पर काम किया। उन्होंने महसूस किया कि कानून बनाते समय किसान की बातों को नजरअंदाज करना लोकतंत्र को चोट पहुंचाता है। उन्होंने 3 घंटे किसानों के साथ बिताए और कहा, अगर मैं फिर से मंत्री बनकर कानून बनाऊंगा तो इन नियमों को किसान की भाषा में लाऊंगा। हर जहां खिलखिलाहट नहीं थी। कुछ जगहों पर ऐसे लोगों ने सत्ता के स्वाद का गलत उपयोग किया। एक छोटे इलाके में एक नटखट नौजवान राजा बनकर आया और उसने कल तक की अदालतें बंद कर दी। आज मैं सबको 3 टोकन में निर्णय दूंगा, उसने हंसी में कहा। इससे कई बेगुनाह लोग परेशान हुए, पर बीरबल ने यह खबर पाकर तुरंत उस गांव पहुंचा और कहा, जो राजा आज सख्त है वो कल अपना भोजन भी मिलों पर रोएगा। सत्ता का मजाक करना हर किसी की हिम्मत नहीं होती। बीरबल ने लोकसभा के सामने गांव के कुछ विद्वानों को बुलाकर एक छोटा सा नाट्य करवा दिया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे उत्तरदायित्व के बिना सत्ता विनाशकारी हो सकती है। नौजवान ने अपनी गलती समझी, माफी मांगी और अगले ही दिन उसने गांव में सस्ती दवाओं और अन्न वितरण का आयोजन किया, क्योंकि अब उसने जाना था कि सच्चा राजा वही जिसे जनता के कष्ट का एहसास हो। बीरबल ने पूरे प्रयोग को एक परीक्षा का रूप दिया। उन्होंने हर गांव में एक 3 कदम नियम लागू किया। 1. नया राजा पहले 3 घंटे बिना सिंहासन पर निर्णय लिए 3 लोगों से सलाह करेगा। एक गरीब, एक व्यापारी किसान और एक बुजुर्ग। 2. हर निर्णय सार्वजनिक पोस्ट किया जाएगा ताकि किसी को यह कथित न लगे कि कुछ छिपा हुआ है। 3. जिनकी शिकायतें अनसुलझी रह जाएं, उनके लिए एक लोकसमिति गठित की जाएगी, जिसमें अगला दिन राजा ही उसका निपटारा करेगा। इस व्यवस्था ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कई मंत्रियों और अमीरों ने देखा कि जनता के बीच की परेशानियां इतने जटिल है कि केवल आदेशों से समाधान नहीं निकलता। समझदारी, सहानुभूति और सुनवाई चाहिए। यह प्रयोग केवल बड़े फैसलों का नहीं था, इसमें छोटे छोटे दिल चुरा लेने वाले क्षण भी थे। एक युवा सैनिक जो मां से दूर तैनात था, एक दिन राजा बना और उसने आदेश दिया कि सभी सैनिकों की मांओं को हर महीने एक पैकेट भेजा जाए। उसने अपने व्यक्तिगत खर्च से पहले महीने के पैकेट का भुगतान किया और गांव की उन मांओं की आंखों में आंसू थे जो अब अपने बेटों की सुरक्षा पर थोड़ा सुकून महसूस कर रही थी। एक आलसी नौकर जिसे कभी कभी मालिक डांटते थे, वो सुबह राजा बनकर आया और दुकान पर काम करने वाले सभी नौकरों को एक दिन की छुट्टी दे दी, पर शर्त यह रखी कि वे अपना समय गांव के वृद्धों के साथ बिताएं। इससे गांव में बुजुर्गों के चेहरों पर हंसी लौट आई। कई अमीरों और शक्तिशालियों को यह प्रयोग नागवार गुजरा। उन्हें लगा कि इससे उनकी विशेषाधिकार खत्म होंगे, पर अकबर ने शांत स्वर में कहा, मेरी मंशा किसी के अधिकार छीनने की नहीं। मेरा मकसद यह है कि जो सत्ता का स्वाद चखता है वो कभी सूनी शक्तियों की तरफ न बहाले। बीरबल ने लोगों को समझाया, जब किसी को पल भर की महिमा मिलती है वो जनता की तकलीफ समझता है और तभी सही न्याय संभव है। धीरे धीरे विरोध कम हुआ। कुछ लोगों ने सचमुच महसूस किया
कि एक दिन के लिए भी राजा बनने का मतलब केवल ताकत नहीं, बल्कि जवाबदेही और सेवा है। अकबर ने आखिरी दिन एक बड़ा फैसला लिया। वो खुद आम आदमी की जगह जाकर गांवों का दौरा करेंगे, लेकिन इस बार उन्होंने एक सामान्य किसान की तरह कपड़े पहने और बाजार में हल्की सी मजदूरी करने लगे। लोगों ने उन्हें पहचानने में देर की, पर एक बुजुर्ग महिला ने उनकी आंखों में पहचान लिया और कहा, उसका चेहरा तो मुझे लगता है कहीं देखा है। अकबर ने किसान सी सरलता से जनता की बात सुनी, और जो बातें उन्होंने सुनी वे सर्द हवा की तरह दिल में बैठ गई। दमनकारी कर, पानी की कमी, छोटी छोटी कानूनी जटिलताएं और कुछ अधिकारियों की बेरुखी। जब अकबर वापस महल पहुंचे तो उनके कदम धीमे थे, पर चेहरे पर संतुलित दृढ़ता थी। उन्होंने मालूम किया कि बहुत से छोटे छोटे बदलावों से जनता की जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है। और फिर उसी शाम उन्होंने नए आदेश जारी किए, पानी के कुएं बनाने, छोटे कर्जा माफी योजनाएं लागू करने और स्थानीय स्तर पर सुनवाई समितियां गठित करने के। अगले कुछ हफ्तों में राज्य में एहसास बदल गया। जहां पहले कुछ लोग सत्ता का दुरुपयोग करते थे, अब वे सोचते थे कि उनकी कुर्सी किसी पल किसी और के हाथ में हो सकती है। कई अधिकारी अपने काम में अधिक ईमानदारी दिखाने लगे। छोटी छोटी व्यवस्थाएं बदली, दुकानों में जायज दामों की पक्की घोषणा, पंचायतों में जन सुनवाई का नियम और अस्पतालों में तैनात कर्मियों के वेतन पर पारदर्शिता। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि जनता ने खुद अपने आप में शक्ति पाई। एक दिन के लिए राजा बनकर जो लोग आए थे, वे अब छोटे छोटे स्तर पर न्याय और इंसाफ की मांग करने लगे। कई माह बाद अकबर और बीरबल एक शाम महल की छत पर बैठे। अकबर ने चाय का प्याला उठाया और कहा, बीरबल, मैंने इस प्रयोग से क्या पाया? बीरबल ने चुटकी ली, जहांपनाह, आपने पाया कि सत्ता का स्वाद मीठा भी हो सकता है और तीव्र भी, पर असली स्वाद तब आता है जब वो सेवा के साथ हो। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और हमने कितनी गलतियां देखी, पर उन्हीं गलतियों ने हमें सुधारना सिखाया। बीरबल ने थपकी देते हुए कहा, याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा असंतुलन तब होता है जब वही लोग राज करते हैं जो कभी लोगों का दर्द महसूस ही न करें। एक दिन के लिए राजा बनकर यदि हर कोई जनता की पीड़ा महसूस कर सके, तो यही छोटे छोटे दिन बड़े बदलाव का कारण बनेंगे। मोरल 1, सत्ता का अधिकार केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। जो कुर्सी पर बैठता है, उसे जनता की सेवा का एहसास होना चाहिए। 2, अनुभव बनाम सिद्धांत। किताबों में नीति पढ़ना आसान है, पर जनता की समस्याएं समझने के लिए अनुभव जरूरी है। इसलिए नेताओं को लोक जीवन में झांकना चाहिए। 3, छोटे बदलाव बड़े प्रभाव लाते हैं। एक दिन की छोटी छोटी अच्छाइयां समाज में दीर्घकालीन बदलाव की चिंगारी बन सकती है। 4, न्याय में पारदर्शिता रखें। हर निर्णय सार्वजनिक और सुनवाई योग्य होना चाहिए, इससे विश्वास बनता है। 5, आखिर में राजा वही जो जनता की लांछना मिटाए, न कि उसे दोहरा दे। अनदेखा दरबार। बीरबल ने कैसे देखा अदृश्य दरबार। फतेहपुर सीकरी के दरबार में एक अजीब सी हलचल फैल गई। ऐसी हलचल जो महल की दीवारों से टकराकर फिर अंदर तक गूंजती थी। खबर आई थी कि रात के बीचों बीच एक अदृश्य दरबार महल के पिछवाड़े वाले पुराने आंगन में लग गया है। कहा जाता था कि उस दरबार में न कोई तख्त दिखाई देता, न कोई सिंहासन, पर वहां आवाजें आती, सिल्लियां बजती, तख्ता पलटों की हल्ला गुल्ला सुनाई देता और तमाम लोगों के गूंजते हुए नाम की परछाइयां दीवारों पर पड़ती। पर जो भी वहां गया, उसने किसी भी अदृश्य को न देखा। अकबर के कानों तक ये बात पहुंची तो वे पहले हंसे, अरे, अब लोग रात में भी माहौल बनाते हैं। पर जब अगले दिन कुछ भेदिए और नौकर चाकर भागते हुए दरबार में आए और बोले कि महल के पिछवाड़े से शाम से ही धीमी धीमी फुसफुसाहट आती रही, तो अकबर की जिज्ञासा जगा। बीरबल, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई अदृश्य दरबार है तो उसे दिखा दो, और अगर नहीं है तो भी पता लगाऊं कि किसने ये अफवाह छेड़ी। बीरबल ने अपनी चतुर मुस्कान दी
उनकी आंखों में वही नटखट चमक थी जो अक्सर किसी उलझन का हल खोजते वक्त उभर आती। जहां पनाह, उन्होंने कहा, यदि दरबार अदृश्य है तो उसे देखा जाना चाहिए, पर मैं उसे सिर्फ आंखों से नहीं देखूंगा। मैं उसे हर उस चीज से पकड़ूंगा जो अदृश्य को भी दिखाई दे सकती है। और ऐसा ही हुआ। बीरबल ने अदृश्य दरबार देखने और सच्चाई खोलने के लिए ऐसी ऐसी सूझबूझ और नटखट चालें की कि पूरा महल हंसी, घबराहट और चिकित्सा मिश्रित जज्बात में डूब गया। बीरबल ने सबसे पहले वो पुराना आंगन देखा जहां से फुसफुसाहट आती थी। आंगन में वक्त के साथ बिखरे हुए पत्थर, फटे बांधे गमले और एक सूखा कुआं था, जिन जगहों पर कोई नियम और मर्यादा कमजोर पड़ती थी। बीरबल ने कहा, अदृश्य दरबार वही लगता है जहां लोगों ने अपवित्र चीजें छुपाई हों, झूठ, ईर्ष्या और अपराध। पर छल और सच्चाई दोनों के बीच मैं फर्क कर दूंगा। उसने आदेश दिया, आंगन की जमीन पर सूखा चना, मैदा और लाल रंग का चंदन बिखेर दो। क्यों? अकबर ने पूछा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, क्योंकि जो अदृश्य है वो कदम भी निकालेगा, और जहां पांव पड़ेंगे वहां ये निशान छोड़ेंगे। मैदा सफेद निशान दे, चना और चंदन रंगदारी के निशान। रात को जब सब छिप छिप कर खड़े थे, आंगन में हल्की हवा चली और अचानक कुछ हलचल हुई। ऐसा लगा जैसे कोई समूह धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा हो। पर जब उन्होंने देखा तो वहां कोई आदमी न था, पर मैदा और चना उड़कर ऐसे बिखरे जैसे कोई घूमा हो, और चंदन की हल्की खुशबू हवा में घुल गई। निशान बने जैसे किसी ने नंगे पांव आकर घूमकर फिर निकल लिया हो। देखा, बीरबल ने कहा, कदम के निशान है, पर किसके? सबने सोचा कि ये कोई जादू है, पर बीरबल ने आगे कहा, निशान तो है पर आकार अनियमित है। मानो कई लोग थे और कुछ तो हाथ में कुछ पकड़ कर खड़े रहे होंगे। बीरबल ने आंगन के चारों कोनों पर छोटे छोटे घंटियां बांधवा दी, पर वो घंटियां वे नहीं जो आवाज निकाले, बल्कि वे घंटियां थी जिनके साथ सूखी पत्तियां और बांस के टुकड़े भी बंधे थे। उन्होंने कहा, अदृश्य भी हवा में कंपन छोड़ता है, पर अगर कोई खामोश खड़ा होगा तो घंटियां चुप नहीं रहेंगी। रात 2 बजे वही फुसफुसाहट फिर शुरू हुई। हवा के साथ साथ कुछ अनजान सा सुसुराहट आकर घंटियों से टकराया और झन की ध्वनि आ गई। पर जिस तरह से आवाजें उठीं, उनमें कुछ व्यवस्थितता थी, मानो कोई आदाब से तख्तियां थपथपा रहा हो। बीरबल ने कहा, ये आवाजें नटखट हैं, पर सुनो, इनमें कई बार वही शब्द आते हैं जिन्हें हम दरबार में सुनते हैं। न्याय, किस्सा, दोष, पर आवाज में एक अजीब सी नमी है, मानो पिछले अपमानों की। अकबर भयभीत न हुए, पर वे गंभीर हुए। अगर ऐसा है तो ये केवल भूत प्रेत नहीं, क्योंकि भूत अक्सर डराते हैं पर कुछ नहीं मांगते। ये कुछ मांग रहा है, न्याय या सच्चाई। बीरबल ने फैसला किया कि यदि ये कोई इंसान है जो रात में छिपकर आवाजें करता है तो उसे पकड़ा जा सकता है, पर अगर ये सचमुच कोई अदृश्य साया है तो सिर्फ चालाकी दिखाने से बात बनेगी। उन्होंने दरबार के कुछ लोगों से कहा कि वे अगले दिन सादगी और शांति के साथ आंगन के पास खड़े रहें, पर एक शर्त रखी, वे सभी पीछे मुड़कर शब्द न बोलें, सिर्फ आंखें मिलाकर बात करेंगे। सुबह हुई और एक बूढ़ी महिला जो अक्सर महल के पास बंद मकान में रहती थी, आई और चुपचाप बैग रखा। उसकी छाती पर पुरानी चोट का निशान था और उसकी आंखें थकी हुई पर तेज थी। बीरबल ने उससे बात की। बूढ़ी महिला बोली, महाराज, मैं बस यही बताना चाहती हूं कि लोग कहते हैं, वे लोग जिनका न्याय नहीं हुआ, उनकी आवाजें रात में यहां आती है, पर कौन सुनता? बीरबल ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, आइए, आज रात हम सब यहां मिलकर सुनेंगे, पर सिर्फ सुनेंगे, बिना डर के। और जब आवाज आएगी तो हर किसी के पास एक छोटी मोटी चीज होगी, एक लाल कपड़ा, एक जंजीर, एक छोटी थाली, ताकि अगर कोई अदृश्य आए तो वो उस चीज को छू ले और दिख जाए। बीरबल की योजना थी थोड़ी मजेदार भी।
उन्होंने रात के लिए दरबारियों से कहा कि वे सभी किसी एक एक छोटी चीज को अपने पास रखें। अकबर ने अपने कंगन का एक टुकड़ा, मंत्री ने मिट्टी का छोटा बर्तन, कवि ने पंख और सैनिक ने तलवार का एक छोटा पट्टा। बीरबल ने कहा, ये चीजें उनकी पहचान की बजाय उनके वचन का प्रतीक है। जो अदृश्य आएगा वो इन्हें छूकर अपनी बात रखेगा या भाग जाएगा, और छूने से वो चीज थोड़ी चमक जाएगी। रात को जब घनघोर नीरवता थी और चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, वही फुसफुसाहट फिर आई। पर इस बार दरबार के सारे लोग सांस रोककर खड़े थे। हवा ने दस्तक दी, घंटियां बजी, चना और मैदा हिले, और फिर अचानक पंख पर एक हल्की सी चमक आ गई। कवि का पंख। कवि ने झट से अपने पंख को देखा। पंख पर लाल रंग की सूक्ष्म लकीर थी, मानो किसी ने हाथ से उसे हल्का सा छुआ हो। सैनिक की तलवार के पट्टे पर धूल झिलमिलाने लगी। मंत्री के बर्तन में मिट्टी का रंग गाढ़ा हो गया। पर सबसे अजीब, अकबर के कंगन की एक कड़ी पर मंदसा सोना चमक उठा। बंटवारा होना चाहिए। तीसरे दिन का आगम बहुत महत्वपूर्ण था। धीरदास ने दरबार को एक वीरान उपवन में बुलाया। हवा में मदमस्त चिड़ियों की चहचह और दूर नदी की खनक थी। उसने कहा, अब तुम्हें मेरी आखिरी और सबसे कठिन पहेली दूंगा, पर यह जान लो, जो सही उत्तर देगा वो केवल पुरस्कार नहीं पाएगा, उसे एक अनुभव मिलेगा जो उसे अपनी आत्मा से जोड़ देगा। दरबार ने उत्सुकता से पूछा, बताओ पहेली। धीरदास ने धीमी आवाज में कहा, एक चीज ऐसी है जो हर सुबह नए रूप में आती, कई लोगों को खुश कर देती, और फिर भी कुछ लोगों को बदला नहीं जा सकता। वो न तो खरीदी जा सकती है, न बेची जा सकती है, न उसे बांटा जा सकता है पर वो बांटती है, न खोना चाहता है पर जो खो दे वही पाए। बताओ वो क्या है? दरबारियों ने सोचा, ये प्रश्न जितना सरल लग रहा था उतना ही गहरा था। अकबर के मुख से भी शब्द निकले, क्या ये शक्ति है? क्या ये प्रेम है? कई ने अलग अलग रूपों में उत्तर दिए, पर धीरदास ने शांत स्वर में कहा, नहीं, तुम सब ने कुछ न कुछ कहा, पर चीज सच में वही है जो वास्तविक अनुभव को बनाती है। बीरबल ने आंखें बंद कर ली और अपने अनुभव और दरबार में देखी गई हर घटना को जोड़ा। धीरदास की हंसी, विधवा की रातों की तन्हाई, व्यापारी का भरोसा, किसान की मेहनत, और बोला, महाराज, मेरी राय में वो आशा है। धीरदास ने कुछ देर चुप्पी साधी, फिर वो खड़ा हुआ, दोनों हाथ फैलाए और हंसी से बोला, बीरबल ने सही कहा, आशा। आशा हर सुबह नया रूप लेती है, उम्मीदों से भरी होती है। लोग उसे बांटते नहीं, पर आशा बांटने से दिल हल्का हो जाता है। आशा खोते ही मन बेजान हो सकता है, पर जो आशा खो देता है वही फिर से पाने की चाह रखता है। अकबर ने तालियां बजाईं और दरबारियों ने धीरदास को सलाम किया, पर साथ ही एक सवाल उभरा, धीरदास केवल बुद्धि और हंसी का धनी संत था, या उसकी मंजिल कुछ और भी थी? धीरदास ने कहा, मेरी हंसी की असलियत यह है कि हंसी अक्सर आवश्यक होती है ताकि हम टूट कर न गिरें, पर इसके साथ अहंकार और छल को अलग रखा जाए। आज मैंने तुम सबका परीक्षण नहीं किया, बल्कि तुमने स्वयं अपने अस्तित्व के कुछ हिस्सों को देखा। जो इंसान अपनी आत्मा पर भरोसा करता है वो कोई भी पहेली सुलझा लेता है। अकबर ने संत की परीक्षा के लिए कहा, यदि तेरी हंसी इतनी शिक्षाप्रद है तो हमें एक आखिरी परीक्षण दिखा। धीरदास ने मुस्कान दी और कहा, ठीक है, पर यह परीक्षण तुम्हारे भीतरी सत्य पर आधारित होगा। उसने दरबार में एक पुराना शीशा निकाला और कहा, यह शीशा दिखाता है इंसान की असली दशा, पर शीशा को सुनहरा बनाने के लिए तुम्हें वो सत्य बोलना होगा जो तुम दिल में दबाए बैठे हो। दरबार चुप हो गया। छोटे छोटे राज खुलने की आशंका ने माहौल भारी कर दिया। कई दरबारी सहमति से मुंह खोले, पर कुछ ने अकड़ दिखाई। आखिरकार अकबर ने कहा, मैं पहले बोलूंगा। धीरदास ने शीशा अकबर के आगे रखा। अकबर ने शीशे में झांका और अचानक उनका व्यक्तित्व बदला हुआ सा दिखा। एक थका हुआ, चिंतित
और छोटे फैसलों से भरा चेहरा। अकबर ने धीरे धीरे कहा, मैंने इस दरबार में बहुत न्याय किया, पर कुछ बार मैं भी स्वार्थ के दबाव में आया। कुछ फैसले मैंने जल्दबाजी में लिए और कई बार अपने आप को अकेला पाया। सभी ने चौंक कर देखा। धीरदास ने कहा, अब दूसरा आइए। और दरबार के कई लोगों ने अपनी अपनी सच्चाइयां बतानी शुरू कर दी। कुछ ने अपने छोटे छोटे लालच मान लिए, कुछ ने अपने पापों को स्वीकार किया और कुछ ने अपने प्रेम और अकेलेपन की दास्तां सुनाई। बीरबल का नंबर आया। वो मुस्कुराया और शीशे में देखा, पर शीशा उसे उसका अलग चेहरा दिखा रहा था। वो एक इंसान जो परिभाषित परिहास और बुद्धि दोनों में सामंजस्य बनाए रखता था। बीरबल ने कहा, मैंने कई बार गलतियां की है, पर मेरी सबसे बड़ी ताकत यह है कि मैं अपनी गलतियों से सीखता आता हूं और लोगों को सच की तरफ लौटाने की कोशिश करता हूं। धीरदास ने सिर हिलाया और बोला, ये वो सच्चाई है जो मानव को मानव बनाती है। पर उस रात अचानक एक खबर आई। धीरदास की तबीयत बिगड़ी। उसे चक्कर आए और वो बेहोश हो गया। दरबार में अफरातफरी मच गई। अकबर ने तुरंत डॉक्टर बुलाए, पर आखिरकार धीरदास ने आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, जहांपना, मेरी उम्र अब ज्यादा नहीं, पर मैं खुश हूं कि मैंने तुम सबको अपनी हंसी और अपनी पहेलियों के जरिए सोचने पर मजबूर किया। अकबर ने कहा, तेरी क्या ख्वाहिश है संत? धीरदास ने स्मित मुस्कान देकर कहा, माजी से बड़ा नहीं कहूंगा, बस एक छोटी सी गुजारिश है। इस शहर के उस पुराने कुएं को जो सूखा पड़ा है, उसे खोदकर फिर से भरवा देना और उन बच्चों को शिक्षा देना जो सड़क किनारे बैठकर सिक्का मांगते हैं। अकबर ने तुरंत फरमान दिया और कुएं की मरम्मत की व्यवस्था की। धीरदास की आखिरी ख्वाहिश पूरी होने पर उसने धीरे से आंखें बंद कर ली, पर मुस्कान चेहरे से नीचे नहीं उतरी। धीरदास के जाने के बाद भी उसकी हंसी और पहेली दरबार और नगर में गूंजती रही। लोग कहते, उसने हमें सिर्फ पहेली नहीं दी, उसने हमें जीने का तरीका सिखाया। हंसते हुए सच्चाई स्वीकार करो और अपनी कमजोरियों को छुपाओ मत। बीरबल ने एक बार कहा, धीरदास ने हमें दिखाया कि हंसी किसी भी वस्तु का नकाब है। कभी ये दुख को छुपाती है, पर जब सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये दर्द को समझने और कम करने का जरिया बन जाती है। अकबर ने आदेश दिया कि हर साल धीरदास की याद में एक दिन रखा जाएगा जब सभी लोग गरीबों की मदद करेंगे और बच्चे पढ़ने आकर अपनी हंसी और सवालों के साथ जीवन को समझें। कई सालों के बाद भी लोग धीरदास की आखिरी पहेली के बारे में चर्चा करते रहे। उन बच्चों में से जिनको उसने पढ़ाया था, कुछ बड़े होकर विद्वान बने, कुछ न्यायाधीश बनकर समाज में छा गए। पर एक आखिरी बात जिसने सबको चौंकाया, धीरदास ने अपने बैग में एक कागज रखा था जिस पर लिखा था, कभी अपनी हंसी से किसी का मजाक न बनाना। हंसी से प्रश्न पूछो, न कि हल्का करने के लिए। और याद रखना, जो पहेली में हर बार वही जवाब दे वो रोबोट है, पर जो हर बार सवाल पूछता है वो जीवन का सच्चा साथी है। ये पंक्तियां दरबारियों के दिल में गूंजती रही। मोरल, मामबस, हंसी केवल तानाशाही का हथियार नहीं, वो प्रेम, सांत्वना और प्रश्नों का दर्पण भी है। असली बुद्धि वही है जो हंसी के पीछे छुपे प्रश्नों को देख सके, न कि सिर्फ दिखावे के जवाब दे। सत्य स्वीकार करो, दूसरों के साथ सहानुभूति रखो और हमेशा आशा से जियो, क्योंकि असली पहेली जीवन है और उसका हल इंसानियत में मिलता है। दरबार में आया जादूगर और बीरबल का असली छल। दिल्ली का लाल किला हमेशा की तरह आज भी चहल पहल से भरा था। महल के गलियारे गुलाब और चमेली की खुशबू से महक रहे थे। सुबह सुबह दरबार सज चुका था। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे और चारों ओर दरबारी अपनी अपनी जगह जमे हुए थे। बादशाह का मूड बड़ा ही अच्छा था। वजह थी, आज दरबार में एक अनोखा जादूगर आने वाला था जिसका नाम दूर दराज के राज्यों में मशहूर था। कहा जाता था कि वो जादूगर न सिर्फ करतब दिखाता है, बल्कि लोगों के दिमाग से भी खेलता है।
अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज देखते हैं ये जादूगर हमारे दरबार को कितना चौंका सकता है। दरबारी एक दूसरे की ओर देखते और फुसफुसाते, कुछ उत्साहित थे तो कुछ डर भी रहे थे, कहीं ये जादूगर सचमुच का तांत्रिक न हो जाए। कुछ ही देर में दरबार के विशाल दरवाजे खुले और एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर आया। उसकी दाढ़ी घुटनों तक लटक रही थी, सिर पर ऊंची नुकीली टोपी, हाथ में चमकती हुई छड़ी। उसका लिबास गहरे नीले रंग का था, जिस पर सितारे और चांद बने थे। उसके प्रवेश के साथ ही दरबार में एक अजीब सी ठंडी हवा चली। कई दरबारी कांप उठे। सलाम, बादशाह अकबर। जादूगर ने झुककर अभिवादन किया। अकबर ने इशारे से स्वागत किया और बोले, तो जादूगर साहब, सुना है आपके पास अद्भुत हुनर है। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आज मैं आपके दरबार को हैरत में डाल दूंगा। पर हां, मेरी एक शर्त है। शर्त? अकबर ने भौं उठाई। जी हां, अगर मैं अपने करतबों से आपके दरबारियों को चकित कर दूं, तो मुझे आपकी तरफ से सबसे कीमती इनाम चाहिए, और अगर असफल रहा तो मैं बिना कुछ लिए यहां से चला जाऊंगा। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। अकबर ने कहा, ठीक है, पर याद रहे, हमारे दरबार में बीरबल भी है। जादूगर की आंखें चमक उठीं। यही तो मजा आएगा। जहांपनाह, जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और बोला, देखो, अब प्याला हवा में उड़कर बादशाह के पास जाएगा। उसने एक पीतल का प्याला उठाया, कुछ मंत्र जैसा बड़बड़ाया और छड़ी से इशारा किया। अरे वाह! प्याला सचमुच जमीन से ऊपर उठ गया और हवा में तैरता हुआ सीधे अकबर के सामने जाकर रुक गया। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। किसी ने ताली बजाई, किसी ने डर के मारे मुंह ढक लिया। अकबर हंस पड़े। वाह, ये तो मजेदार शुरुआत हुई। लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने धीरे से ताली बजाई और बोले, जादूगर जी, ये तो सिर्फ धागे और हवा का खेल है। असली कमाल तो तब है जब आप ऐसा काम करें जो आंख को धोखा न दे, बल्कि दिमाग को भी उलझा दे। जादूगर ने उनकी ओर घूरते हुए कहा, धैर्य रखो बीरबल, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अब जादूगर ने दरबार से एक आम आदमी को बुलवाया। बेचारा किसान जैसा सादा इंसान सामने आया। जादूगर ने छड़ी घुमाई, मंत्र पढ़ा, और अचानक सबकी आंखों के सामने वो आदमी बकरी बन गया। में पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। कुछ दरबारी डरकर पीछे हट गए। अकबर भी दंग रह गए। ये कैसा जादू है? बीरबल अब भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बकरी को गौर से देखा और बोले, अरे, ये बकरी वही किसान है। जादूगर ने सिर्फ हमारी आंखों को भ्रमित किया है, असली सच्चाई तो कुछ और है। जादूगर ने चुनौती दी, अगर तुम में हिम्मत है तो इसे अभी इंसान बनाकर दिखाओ। बीरबल ने शांति से कहा, वक्त आने पर मैं सच्चाई सबको दिखा दूंगा। अब जादूगर ने सबसे बड़ा खेल दिखाने की तैयारी की। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको गायब कर दूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर थोड़ी देर हिचके, फिर बोले, ठीक है, देखते हैं। जादूगर ने एक बड़ा कपड़ा लिया, अकबर को ढक दिया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही कपड़ा हटाया गया, सिंहासन खाली था। अकबर गायब। दरबार में अफरातफरी मच गई। जहांपनाह कहा गए, हे अल्लाह, ये तो गजब हो गया। बीरबल ही शांत बैठे रहे। उन्होंने धीरे से कहा, घबराइए मत, हमारे बादशाह सुरक्षित है, बस थोड़ी देर बाद सामने आ जाएंगे। दरबारी घबराए हुए थे। जादूगर हंस रहा था। लेकिन बीरबल खामोशी से उठे और जादूगर के पास जाकर बोले, जादूगर जी, आपने कई करतब दिखाए, पर असली परीक्षा तो अब होगी। मैं भी आपको एक खेल दिखाना चाहता हूं। जादूगर हंसा, तुम? अच्छा, दिखाओ। बीरबल ने इशारे से कुछ सैनिक बुलवाए और धीरे से कान में आदेश दिए। कुछ ही देर में वही गायब हुए अकबर पीछे के दरवाजे से प्रकट हुए।
असल में जादूगर ने पर्दे और धुएं का सहारा लेकर बादशाह को दूसरी तरफ भेज दिया था। लेकिन बीरबल पहले से ही उसकी चाल समझ गए थे और सैनिकों से रास्ता पकड़वा दिया। दरबारियों ने राहत की सांस ली। अब बीरबल बोले, और अब मेरा जादू देखो। उन्होंने जेब से एक चमकदार दर्पण निकाला और उसे जादूगर के सामने रखा। इसमें देखो तुम्हारा असली चेहरा। जादूगर ने दर्पण में देखा और चौंक गया। उसमें उसका असली रूप दिख रहा था, एक ठग जो साधारण धागों, धुएं और चालाकी से लोगों को धोखा दे रहा था। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने कहा, तो ये रहा तुम्हारा असली जादू, छल और धोखा। और बीरबल ने तुम्हारा भेद खोल दिया। जादूगर बगले झांकने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने पकड़ लिया। अकबर जोर से हंस पड़े। बीरबल, सचमुच तुम ही हमारे दरबार के असली जादूगर हो। तुम्हारे पास दिमाग का जादू है जो इन चालबाजों से कहीं बड़ा है। बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, आंखों का छल जल्दी पकड़ा जा सकता है, लेकिन दिमाग का छल कोई पकड़ न पाए। यही असली जादू है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा और उस दिन से अकबर ने ऐलान किया कि अब कोई भी जादूगर हमारे दरबार में बीरबल की इजाजत के बिना अपना खेल नहीं दिखाएगा। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से पूरे दरबार को न सिर्फ हंसा दिया, बल्कि